नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडिविजुअल टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी मेंस। सबसे पहले, जैसा मैं हर लेक्चर के पहले करता हूं कि लेक्चर का ऑब्जेक्टिव आपको डिस्क्राइब करता हूं, तो उसी बेसिस पे इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसा कि आप टॉपिक को देख पा रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आपको माइंड मैप यहां पे पूरा दिख रहा है, जिसके बेसिस पे मैं आपको पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस लेक्चर को खत्म करने के बाद यू वुड बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन विच मे एवर कम इन यूपीएससी मेंस एंड ऑल्सो इफ बाय चांस इन द प्रीलिम्स। आप यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ एक और एडवांटेज आपको यहां पे ये मिलेगा कि इस माइंड मैप को आप अपने पास सेव करके इन एनी फॉर्मेट, इन द इमेज फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में, सब में इसको शेयर करूंगा, वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, राइट। इसके बाद मैं अगला लेक्चर अर्बनाइजेशन पे भी लेके आ रहा हूं, ये भी तैयार हो चुका है। बट इस लेक्चर में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरी इस माइंड मैप के थ्रू चर्चा करने की बहुत इलैबोरेट लेक्चर होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि हर व्यक्ति इस वीडियो को एटलीस्ट 3 बार देखे, ताकि आपको पूरी तरीके से इस टॉपिक को याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, और जब भी कोई आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए बोले, आप बिल्कुल पेन लेके तैयार बैठे रहो। चलिए, ये तो हो गई डिस्क्रिप्शन। अब आपको मैं लेके चलता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट के उन पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है या वो ये पढ़ चुका है, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अपना टाइम ना वेस्ट करें। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, डिजास्टर के बारे में। सबसे पहले तो डिजास्टर होता ही क्या है, मीनिंग में देखेंगे। क्लियर? मीनिंग के बाद में हम लोग मूव ऑन करेंगे एजेंसीज के बारे में। हम देखेंगे कि कुछ एजेंसीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या होता है ये। इसके क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश करेंगे, नेचुरल, मैन मेड, क्या कॉजेज होते हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या सजेशंस दिए जाते हैं, कितने फेजेज में इसको बांटा जाता है, जहां पे हम 3 फेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या इंपैक्ट होता है, इसके कौन से एलिमेंट्स हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है हमारी, और गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में जान के इस पूरे लेक्चर को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को आज के बाय द मीनिंग। डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहला सवाल ये आएगा। एंड ऑफ कोर्स ये तो मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत है ही नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एक ऐसा वल्नरेबल एरिया है वर्ल्ड का, जो बहुत ही डिजास्टर प्रॉन कंट्रीज में आता है। हमारी ज्योग्राफिकल फीचर्स देख लो, आप हमारी लोकेशन देख लो, भले ही फोल्ड माउंटेन्स हिमालय की तरफ देख लो, भले ही हमारी 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन देख लो। वी आर प्रॉन टू साइक्लोन्स। आपने सुना है हमारे यहाँ आए दिन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से भी आने लग गए, अब तो इतने सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं। इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण तो ये साइक्लोन्स और ज्यादा बढ़ गए और फ्यूचर में और बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस बहुत सारी स्टेट्स में देखने को मिलती हैं, जिस कारण से हमने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्रोजेक्ट शुरू किया। हम फ्लड्स देखते हैं आए दिन, हमने केरला फ्लड देखा है, हमने चेन्नई फ्लड देखा है। हम अर्थक्वेक सुनते हैं, भुज का अर्थक्वेक बहुत पास्ट में हालांकि टाइम हो गया, बट देन टू वी नो द फ्रीक्वेंसी, द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। हम फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुनते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, लैंडस्लाइड, एवलांचेस। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एक तरीके के डिजास्टर हैं। अब आपने एग्जाम्पल से तो समझ लिया कि डिजास्टर क्या है, मगर आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगी दोस्त। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं जो डेफिनेशन आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको यह ध्यान रखना है कि दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय नन अदर देन यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है, यह समझो आप कि ये जो डेफिनेशन है, पहली बात तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि डिजास्टर को मैनेज करना डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है, मगर हम यहां पे डिफाइन करने की क्या कोशिश कर रहे हैं दोस्त, डिजास्टर को, कि डिजास्टर होता क्या है। अभी हमने एग्जांपल्स देखे। तो डिजास्टर यूनाइटेड नेशन बोलता है
कि एक तरीके का ऐसा सीरियस डिसरप्शन होगा किसमें, इन द फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिटी या फिर सोसाइटी की फंक्शनिंग में, जहां पे बहुत बड़े लेवल पे वाइड स्प्रेड ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल लॉस होंगे। और इस लॉस का जो इंपैक्ट होगा वो इस अफेक्टेड कम्युनिटी या सोसाइटी के हाथों में नहीं होगा कि वो अपने रिसोर्सेस को यूज करके इस सिचुएशन से उभर पाए या फिर कोप अप कर पाए। दे वुड बी अनएबल टू कोप अप विथ देयर रिसोर्सेस। वापस से पढ़ के सुनाता हूं और वापस से समझाता हूं। यूनाइटेड नेशन का यह बोलना है कि डिजास्टर का मतलब यह होता है एक ऐसा सीरियस डिस्ट्रप्शन जहां पे एक सोसाइटी या एक कम्युनिटी की फंक्शनिंग हैम्पर हो, और इतने वाइड स्प्रेड पे हैम्पर हो जहां पे ह्यूमन, मटेरियल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल लॉसेस उसको झेलना पड़े, जिसका इंपैक्ट ये हो कि वो सोसाइटी अपने रिसोर्सेस को यूज करके भी इस सिचुएशन से कोप अप न कर पाए। सो व्हेन यू राइट इन इंग्लिश द डेफिनेशन यू विल राइट एज, मैं उम्मीद करता हूं आपने अपनी नोटबुक खोली हुई होगी, उसमें लिखो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डिजास्टर is a serious disruption of functioning of a community or a society involving widespread human, material, economical and environmental losses and impacts which exceeds the ability of the affected community or society to cope using इट्स ओन रिसोर्सेस। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एटलीस्ट डेफिनेशन पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाया हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डिजास्टर के कितने तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो जनरली इसको दो तरीके के क्लासिफिकेशंस में बांटा जाता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। अब एक बार बहुत आसानी से ये देख लो, क्योंकि आपको ये चीज मेंशन जरूर करना पड़ेगी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन लिखने को आता है तो नेचुरल डिजास्टर्स में आएगा आपका फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्रॉट, साइक्लोन, फिर से ड्रॉट, लैंडस्लाइड, कोल्ड वेव और फॉरेस्ट फायर। ड्रॉट दो बार लिख लिया, एक ही बार समझना, राइट, कुछ अलग नहीं है मतलब उन दोनों ड्रॉट में। इसके बाद में मैन मेड न्यूक्लियर डिजास्टर्स। आपने सुना होगा कि जब कुंदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था तो वहां के आसपास के विलेजर्स ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, ये बोल के कि न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया तो हम सब तो मर जाएंगे। ठीक है। केमिकल डिजास्टर, अभी आपने विशाखापट्टनम, हमने बात की थी एक इंडिविजुअल वीडियो में इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में, जहां पे केमिकल डिजास्टर हमारे यहाँ पे हुआ था वाइजैग में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस पर भी मैंने यूपीएससी मेंस के लिए एक पूरी लेक्चर डिलीवर किया है, आप जाके जरूर देखना। इंडस्ट्रियल डिजास्टर बुद्धि अकेडमी टाइप करोगे, यू विल फाइंड दैट वीडियो। फिर बायोलॉजिकल डिजास्टर्स हो जाते हैं, जैसा कि माना जा रहा है कि ये बायोलॉजिकल वॉर चल रही है विद दिस कोविड पेंडेमिक। फिर ये खुद पेंडेमिक जिसमें एपिडेमिक भी आता है, जो हमारे यहाँ फायर लग जाती है हमारे खुद के कारण। हम लोग जैसे जंगलों में कुछ काम करते हैं, हमारे कारण उसमें फायर लग जाना, हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिस कारण से बहुत सारे आपने सुना होगा एवलांचेस हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है, एक्सीडेंट्स, रायट्स, हाईजैकिंग, टेररिज्म, ये सारे मैन मेड डिजास्टर्स कहलाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन उम्मीद करता हूं आप समझ गए। ये सेकंड पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। तो दोस्तों अब हम जरा सा ये देख लेते हैं कि इंडिया में कितने तरीके के डिजास्टर्स आते हैं, जितने अभी हमने पढ़े। तो यू वुड बी अमेज्ड टू हियर दिस फैक्ट दैट इंडिया इज वल्नरेबल विथ 30 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स। मतलब कि इंडिया इतना ज्यादा वल्नरेबल है जहां पे 30 अलग अलग तरीके के हमको डिजास्टर झेलना पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और इसी कारण से डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि आप कभी कोस्टल एरिया में पोस्टेड हो एज एन आईएएस ऑफिसर, तो कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो आपको पता होना चाहिए ना उससे कैसे निपटना है। अब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि फेज 1 में अगर है तो आपको क्या करना है, फेज 2 में अगर है डिजास्टर तो आपको क्या करना है, क्लियर हो रही बात? तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब आप क्या करोगे। तो अब आप ये सोचो कि डीएम हो और आपको फेज 1 मतलब कि क्राइसिस आने से पहले पता चल गया कि क्राइसिस आने वाला है या किसी तरीके का डिजास्टर होने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। तो आप क्या कोशिश करोगे, आपकी क्या कोशिश रहेगी? आप खुद सोचो एक बार, ये आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
आप सबसे पहले ये पता करोगे कि जो भी साइक्लोन या कोई भी क्राइसिस अगर आ रहा है तो उसका पोटेंशियल हजार्ड कितना है। पोटेंशियल हजार्ड का मतलब कि वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है आपकी जनता को, आपकी पब्लिक प्रॉपर्टीज को और बिल्डिंग्स को, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, इन सबको। इसके बाद में आप कैलकुलेट करना की कोशिश करोगे इससे एसोसिएटेड रिस्क कि कितनी जाने जा सकती हैं अगर उनको इवैक्यूएट नहीं किया गया तो, या फिर आप ये देखोगे कि इस क्राइसिस से हम क्या प्रिपरेशन करें। तो यहां पे हमने क्या देखा, फेज 1 की अगर हम बात करें दैट इज बिफोर क्राइसिस, यहां पे कोशिश की जाती है क्राइसिस को रोकने की, दैट इज प्रिवेंट करने की। मगर कुछ क्राइसिस ऐसे होते हैं जैसे साइक्लोन, उसको रोक तो नहीं सकते कि आप डीएम हो तो कोस्ट लाइन पे खड़े हो गए अपनी बाहें फैला के कि मैं नहीं आने दूंगा, नहीं। तो आप अपने लॉसेस को मिनिमम करने की कोशिश करते हो, यू एंश्योर कि देयर वुड बी मिनिमम लॉस इवन इफ दैट साइक्लोन हिट्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में जब भी डिजास्टर स्ट्राइक होगा तो आप ये कोशिश करोगे कि अपने लोगों को बहुत अच्छे से अवेयरनेस फैला पाओ कि क्राइसिस आ रहा है, आप मत जाओ अभी कोस्ट पे, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अवेयरनेस कैंपेन पहले चलाओगे या बाद में चलाओगे? पहले चलाना पड़ेगी। इसी के साथ अवेयरनेस के साथ साथ आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि अगर जैसे भूकंप प्रोन एरिया में अगर आप हो, जैसे गुजरात में भुज में, तो आप लोगों को क्या बताओगे कि अगर भूकंप आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल के नीचे घुसना है। क्लियर हो रही बात? ताकि क्या कर पाओगे, आप लॉस को रिड्यूस कर पाओगे। इसी के साथ डिजास्टर आने के पहले आप ये कोशिश करोगे कि बिल्डिंग कोड्स जो हैं वो प्रॉपरली एनफोर्स्ड हो, क्योंकि अगर बिल्डिंग कोड्स एनफोर्स्ड होंगे प्रॉपरली, इसका मतलब वो सही तरीके से बने हुए हैं। इसका मतलब अगर साइक्लोन आएगा तो उन बिल्डिंग्स पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर वो ठीक तरीके से बनी हुई है सारे बिल्डिंग कोड्स के तहत। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बहुत बार साइक्लोन आने पे ब्रिजेस जो हैं वो टूट जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिजेस को जब बनाया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें, रिस्क फैक्टर उसको बोला जाता है, उसमें कैलकुलेट की जाती हैं। रिस्क फैक्टर ये होता है कि पहले ही रिस्क कैलकुलेट कर ली जाती है उस ब्रिज को बनाने में कि अगर कोई साइक्लोन आता है, कोई अर्थक्वेक आता है तो इसको कैसे झेलेगा। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो हमारी मेट्रोज रन करती हैं, वो आज तक जो हमारे यहाँ पे भूकंप आया है उससे 3 गुना भूकंप को झेलने में सक्षम है। तो ये चीजें पहले ध्यान रखी जाती है। इसके बाद आप जोनिंग रेगुलेशन करने की कोशिश करोगे, अलग अलग जोन्स में डिवाइड करने की कोशिश करोगे कि अगर कुछ चीज होती है तो मैं इसको कैसे मैनेज करूंगा। साथ ही आप अपने ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करोगे ताकि जो क्राइसिस है वो कम आए, और साथ ही साथ पब्लिक को एजुकेट करने की कोशिश करोगे। ये बात हो गई जब क्राइसिस हिट नहीं किया है, डेट इज बिफोर क्राइसिस। ठीक है, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं सेकेंड फेज पे, मतलब कि अब क्राइसिस हिट कर गया है, मतलब कि अब साइक्लोन आ गया है, अब क्या करोगे। तो अब आप मुझे बताओ कि सबसे पहले जब साइक्लोन आता है तो आपको कौन दिखता है? आपको दिखती है एनडीआरएफ की फोर्सेस, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये फोर्सेस क्या कर रही होती हैं उस टाइम पे? ये फोर्सेस लोगों को इवैक्यूएट कर रही होती हैं। कोई जैसे अपने घर में फंसा हुआ है, 3 फ्लोर तक पानी भर गया है तो ऊपर छत पे चला जाता है। फिर ध्यान से सोचो, आपने देखा है कि एनडीआरएफ वाले जाते हैं अपनी छोटी बोट लेके, उसको बुलाते हैं कि आ जाओ नीचे कूद जाओ, हम आपको बचा लेंगे। याद आ रही चीज? तो यहां पे सबसे पहली चीज ड्यूरिंग क्राइसिस क्या करोगे आप करोगे इवैक्यूएशन प्रोसेस। जो लोग फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं बोल दोगे उनको कि अब तुम फंसे हो तुम जानो, मैंने तो मना किया था कि मत फंसना, ऐसा नहीं होता, आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ आपको सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे। सर्च करना पड़ेगा कहां पे लोग फंसे हुए हैं। कभी कभी हो सकता है कि अगर आपने किसी ऐसी लोकेशन पे लोगों को देख लिया जहां पे वो है तो सेफ, मगर उनके पास खाने की सुविधाएं नहीं है, तो आपको उनकी बेसिक मिनिमम नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है ऐसे टाइम पे कि फूड डिस्ट्रीब्यूट करो, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन, ये सारी नेसेसिटीज आपको फुलफिल करना पड़ेगी, जब जाके आप एक अच्छे डीएम बन पाओगे और मेडल मिलेगा। इसके बाद में पोस्ट क्राइसिस। अब ये कौन सा फेज है? ये वो वाला फेज है जब क्राइसिस आ चुका है और क्राइसिस जा भी चुका है, मतलब कि साइक्लोन आया, साइक्लोन ने लैंडफॉल करा। अब ये लैंडफॉल क्या होता है? ये ज्योग्राफी की एक टर्म है, जब मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाते हुए बताई थी। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का वीडियो जाके जरूर देखना, इतना इलेबोरेट वीडियो बनाया है कि उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो लैंडफॉल जैसे किया उसकी इंटेंसिटी कम होने लग जाएगी, ये हमने डिस्कस किया था।
अब इसके बाद में जब पूरा साइक्लोन खत्म हो जाएगा तो आपको पोस्ट क्राइसिस कुछ काम करना पड़ते हैं। अब पोस्ट क्राइसिस कौन से काम होते हैं ये समझो, ये 3 शब्द होते हैं जिसको R³ से भी आप याद रख सकते हो, है ना, और उसको रघुराम राजन जी मत पढ़ लेना। तो चलो, इसमें सबसे पहला पोस्ट क्राइसिस में आप काम करोगे रिकवरी का, दूसरा रिहेबिलिटेशन और तीसरा रिकंस्ट्रक्शन का। अब यहां पे रिकवरी का क्या मतलब है? तो दोस्तों यहां पे रिकवरी का ये मतलब होगा कि आप जो भी वल्नरेबिलिटीज हुई हैं, जो भी हानि हुई है, उसको जल्दी से तुरंत बिल्कुल एक्शन लोगे कि कैसे इसको रिकवर किया जाए। एक्चुअली में ये जो रिकवरी है और ये जो रिहेबिलिटेशन है, ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये लगभग एक ही तरीके की चीजें हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने रिकवरी करी है ना साइक्लोन आने के बाद में, कि जल्दी जल्दी अब चीजों को सही करना है। फिर जैसे कुछ लोग डिस्प्लेस भी हो गए होंगे, उनके घर ही तबाह हो गए होंगे, तो उनको रिहेबिलिटेट करोगे या नहीं करोगे, कि उनको उनके हाल पे छोड़ दोगे? नहीं, आपको उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। कहां पे? कुछ टेम्पररी लोकेशन पे, कि चलो जब तक आपकी चीज वापस हम लोग रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर देते, आप टेम्पररी बेसिस पे कहीं और रह लो। और इसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन भी आपकी जिम्मेदारी है ना। जो भी डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, हो सकता है एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरा तबाह हो गया हो, वो आपको बनवाना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड आप लोगों को दे पाओ। इस तरीके से आप पोस्ट क्राइसिस में लोगों की मदद करोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने फेज 1, फेज 2 और फेज 3, दैट इज बिफोर क्राइसिस, ड्यूरिंग क्राइसिस एंड पोस्ट क्राइसिस, ये बहुत अच्छे से समझ लिया। अब यहां पे जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो मैंने आपके लिए एक और इमेज भी यहां पे लगा दी है, जिसको आप जूम करके जरूर पढ़ना। जहां पे दोस्तों आपको एक डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल मैंने बताने की कोशिश की है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल में क्या बताया आपको, देखो। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्री इंपैक्ट यहां पे मैंने दिखाया है, और ऐसी की ऐसी साइकिल आप अपनी मेंस में भी बना के आना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। तो प्री इंपैक्ट में मतलब क्राइसिस आने के पहले आप क्या करोगे? प्रिपरेशन करोगे। कैसी प्रिपरेशन करोगे? जैसा अभी हमने देखा था, लोगों को अवेयर करना, लोगों में एजुकेशन, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर मेंटेनेंस, बिल्डिंग कोड्स को एनफोर्स करवाना, ये सब। फिर मान लो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो क्या करोगे? फिर आप रिस्पॉन्ड करोगे। क्लियर? क्या करोगे रिस्पॉन्ड में? कि आप लोगों को रिकवर करवाओगे, है ना, रिस्टोरेशन, फिर रिकंस्ट्रक्शन और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग। तो यहां पे रिकवरी होगी, है ना, फिर रिहेबिलिटेशन होगा, और इसके बाद में फिर मिटिगेशन, जिसमें कि हम लोग वापस से कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। तो इस तरीके से आप साइकिल अगर बनाओगे, यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं इन सब चीजों को समझने के बाद में कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। अब दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑफ कोर्स ये तो आप जानते ही हो कि डिजास्टर को जितनी आसानी से आप और जितनी इफिशिएंटली आप मैनेज करोगे, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। बट व्हाट वर द मेजर्स थ्रू विच यू डू दिस डिजास्टर मैनेजमेंट, सवाल तो इस पे है। तो अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो मैंने आप लोगों के लिए 4 पैरामीटर्स लिखे हैं। इन 4 पैरामीटर्स के बिहाफ पे ही डिजास्टर मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है। दैट इज प्लानिंग करना पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगी चीजों को, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा चीजों को, और इंप्लीमेंटेशन, हर चीज करने के बाद में प्लान है तो उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस होता है और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि इन दोनों में, क्योंकि कई लोग ऐसा लिख देते हैं कोऑपरेशन लिख दिया, नहीं। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो। एक गाड़ी है, वो खराब हो चुकी है, 4 व्हीलर है, और उस 4 व्हीलर में अब ये बात है कि उसको उठा के ले जाना पड़ेगा जहां भी है। तो उसके लिए 4 लोग खड़े हैं, चारों टायर की साइड पे, ठीक है। अब वो चारों लोग जो हैं वो अलग अलग टाइम पे उस कार को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो कार कभी भी उठ पाएगी क्या? नहीं। मगर सब विलिंग तो है, मतलब सबकी इच्छा तो है उस कार को उठाने की, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं। मगर बेवकूफ इतने हैं वो कि एक साथ नहीं उठा रहे। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोऑपरेशन, कि उठा तो सब रहे, मेहनत तो सब कर रहे, इच्छा तो सबकी उठाने की, मगर कार उठ नहीं रही है क्योंकि वो कोऑपरेशन कर रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेशन कब होगा? कोऑर्डिनेशन जब होगा जब कोई इसमें से समझदार बोलेगा कि मैं जब भी 3 बोलूं, 1 2 3 करके, 3 आते ही सब उठा लेना, तो कार उठ जाएगी। तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, मतलब कि एक परफेक्ट टाइमिंग पे सब चीजें होना चाहिए। चलिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है ऑन दीज पैरामीटर्स, दैट इज थ्रेट का प्रिवेंशन, रिस्क का रिडक्शन, रेडीनेस टू डील, जैसे ही कोई भी हजार्ड हमारे सामने आता है, कोई भी क्राइसिस आता है, तो हम बिल्कुल रेडी हो हमारे ब्लूप्रिंट के साथ में, हमारी प्रॉम्प्टनेस,
ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसके थ्रू डिजास्टर को मैनेज किया जाता है। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं हो और अगर आपने एक्शन लेने में देरी कर दी तो यू कैन लॉस थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन अ सिंगल क्राइसिस। सीवियरिटी का असेसमेंट, जैसा हमने देखा, आप असेस करते हो चीजों को, रेस्क्यू और रिलीफ मेजर्स चलाना और आखिरी में रिहेबिलिटेट और रिकंस्ट्रक्ट करना, ये सारी चीजें आती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब मैं आपको कोशिश करूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट के एलिमेंट्स पढ़ाने की। डिजास्टर मैनेजमेंट के एलिमेंट्स, इसका मतलब आप इस डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से करोगे, ये होगा उसका मतलब। जिसमें सबसे पहला एलिमेंट हम पढ़ेंगे रिस्क रिडक्शन के नाम से। रिस्क रिडक्शन में हम कैसे कोशिश करते हैं रिस्क को रिड्यूस करने की, उसके कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने देखा था ना कि रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा आपको, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करोगे वो आपको बताया हुआ है दूसरे एलिमेंट में। और तीसरा एलिमेंट दिया हुआ है रिकवरी का, कि अगर क्राइसिस हिट कर गया तो इसको रिकवर कैसे करोगे, यहां पे आपको उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलो चलते हैं सबसे पहले एलिमेंट पे, जहां पे हम रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बात करी थी कि जोन रेगुलेशन, बिल्डिंग कोड्स को एनफोर्स करवाना, तो यहां पे इसकी जनरल टर्म आती है लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को क्रिएट करके। जैसे आप बिल्डिंग कोड्स इस तरीके से बनाओ, आप रिस्क फैक्टर उतना लेके चलो ब्रिज को बनाते हुए कि आपका अगर कोई भी ऐसा हजार्ड होता है तो आप उससे बच पाओ। दूसरा, रिस्क को रिड्यूस कैसे करोगे कि जो भी हजार्ड या वल्नरेबिलिटी है उसको प्रॉपरली एनालाइज करके, कि आप कैलकुलेट करो कि अगर ये नुकसान या फिर ये कोई पर्टिकुलर डिजास्टर आता है तो क्या नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको एनालिसिस पार्ट में आप लोग रखोगे। इसके बाद में प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों पब्लिक पॉलिसी का, कि रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइक्लोन आ गया तो घबरा गए कि अब इतनी तेज हवा आ रही है, मैं क्या करूं। नहीं, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि इतनी तेज हवा आई तो ये काम करेंगे, साइक्लोन अगर इस स्पीड से ज्यादा निकल गया तो हम ऐसा काम करेंगे। इसके बाद में रिस्क को रिड्यूस करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करना। आपको पता होगा आज हम हर जगह अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा लेते हैं। आज जब साइक्लोन आने वाला होता है तो हमें 2 दिन पहले से पता होता है। आपने देखा होगा इसमें जो सबसे बढ़िया स्टेट मुझे दोस्तों लगती है पर्सनली, और सबसे फेवरेट चीफ मिनिस्टर भी मेरे लिए इसीलिए नवीन पटनायक जी हैं। उन्होंने ओडिशा के, यू वोंट बिलीव, हर साइक्लोन को इतने ज्यादा अच्छे से मैनेज किया है कि वहां पे अगर आप एनालाइज करोगे हर स्टेट के साइक्लोन को, तो वहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के साइक्लोन्स भी हमको देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मगर उसको सबसे अच्छे से मैनेज वो सीएम करते हैं। तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। खैर, इसी के बाद में वार्निंग सिस्टम को, जैसा मैंने बताया, इंस्टॉल करोगे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप लाओगे जिसके थ्रू आप रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। मैं आपको लेके चलता हूं सेकेंड एलिमेंट पे, जहां पे जिसको बोला जाता है क्विक रिस्पॉन्स। ये क्विक रिस्पॉन्स कैसे दोगे? जैसा मैंने बताया कि आपको प्लानिंग करना पड़ेगी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो इस प्लानिंग को करने के बाद आप एसओपी डिजाइन करोगे। इस एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है जैसा कि ब्लूप्रिंट में लिखा रहेगा आप वैसे ही एक्ट करोगे। अगर आपने प्लानिंग में देखा था कि 100 किलोमीटर पर आवर से विंड स्पीड आई तो मैं ये काम करूंगा, तो आपका एसओपी पहले ही तैयार है, आपको सोचना ही नहीं है। तो बेसिकली एक ट्रिगर मैकेनिज्म आपके पास तैयार रहता है। इसी के साथ आप लोग कोऑर्डिनेशन का काम करते हो। देखिए, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करता है उसको बहुत सारे लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को, मुझे बोलना चाहिए, अपने साथ लेके काम करता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज, लोकल बॉडीज एंड इनफैक्ट सम ऑल इंडिविजुअल्स, इन सबको मिला के कोऑर्डिनेट करके जो मैनेजमेंट है या मैं बोलूं एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रॉपरली मैनेज करने की कोशिश करता है। इसी के तर्ज पे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस इमीडिएट लेवल पे चलाए जाते हैं। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत इफेक्टिव मैनर में किया जाता है, जिससे जनता को पता चल पाए और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बात पहुंच पाए कि किस चीज को क्या नीड है। और फाइनली मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के बिहाफ पे क्विक रिस्पॉन्स किया जाता है। थर्ड फेज आता है रिकवरी का। रिकवरी में क्या करोगे? ये प्लान्ड रिकवरी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एब्रप्ट मैनर में रिकवरी चल रही है, नहीं। फिर रिहेबिलिटेशन विथ मोर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, आप इस तरीके से रिहेबिलिटेट करोगे जो कि सस्टेनेबल।
वीकर सेक्शन पे ज़्यादा फोकस होगा, जैसे जो ओल्ड एज ग्रुप होता है, वुमेन होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। और साथ ही साथ आप प्रॉपरली मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग और इवेल्युएशन प्रोसेस को करके कोशिश करोगे इन तीनों फेज के थ्रू डिजास्टर को कर्टेल करने की। उम्मीद करता हूं कि हमने जो ये 4th पॉइंट पढ़ा, डेट इज एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर दोस्तों, आपको जब भी आप मेंस में आंसर लिखोगे तो यू हैव टू राइट सर्टेन वर्स्ट डिजास्टर विच इंडिया हैज फेस्ड। तो मैंने यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा तो डिजास्टर्स आप लोगों के लिए नहीं लिखे, क्योंकि ज्यादा भी आपको नहीं लिखने और याद नहीं रखने, मगर हाँ, जो 4 मुझे लगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हमको याद होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। जैसे कश्मीर फ्लड्स को आप मेंशन कर सकते हो, 2014 में जो आए थे। इसके बाद में उत्तराखंड के फ्लड को आप सबने देखा ही होगा, जो ट्रेजिडी हुई थी 2013 में, हमने उससे बहुत सारी चीजें सीखी थी, उसको आप मेंशन कर सकते हो। इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी 2004 में, इन विच 2 लाख पीपल हैव डाइड, उसको आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में गुजरात अर्थक्वेक जो 2001-2 में आया था, इन विच वी हैव लॉस्ट 20,000 ऑफ आवर पीपल, इसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, यू मस्ट नो द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया, जहां पे आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, जैसे 12% जो हमारी लैंड है, मतलब कि जो लैंड एरिया है, इट इज प्रॉन टू फ्लड एंड रिवर इरोजन। यहां पे फ्लड आते रहते हैं और रिवर इरोजन हो रहा है। वी हैव अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन of 7,516 kilometer, which makes us vulnerable for these kind of disasters, that is cyclone, that is floods, etc. Then the climate change. We all know कि climate change के कारण आज इंडिया और ज़्यादा vulnerable बन रहा है। इनफैक्ट वो तो अच्छी बात है कि हम लोग कोई आइलैंड नेशन नहीं है, क्योंकि आइलैंड नेशन का तो कुछ टाइम में अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आपको पता होगा कि बहुत हाल फिलहाल में जो मालदीव्स हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहां उन लोगों ने फ्लोटिंग एक रियल एस्टेट डेवलप करने के लोग कोशिश कर रहे हैं, फ्लोटिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण फ्लड्स आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। इसके बाद में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हमारे यहाँ पे लीड कर सकती है, जैसे नाउ वी आर वल्नरेबल टू ऑल केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। इन सारी टेक्नोलॉजीज को क्योंकि इंडिया डेवलप करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और इसी कारण से अब हम इन सारी इमरजेंसी से भी वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब कि कभी भी हमारे यहाँ पे बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर हो सकता है। ऑल्सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमारे यहाँ पे किस लेवल पे हो रहा है ये हम जानते हैं। 68% जो हमारा कल्टिवेबल एरिया है, इट इज वल्नरेबल टू द ड्रॉट्स, जिस कारण से फूड अवेलेबिलिटी पे भी हमारे यहाँ किसी भी टाइम पे बहुत बड़ा हैम्पर हो सकता है। सो दिस इज इट फॉर द वर्स्ट डिजास्टर्स एंड वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों ही पॉइंट आपको मैं क्लियर कर पाया हूं। तो चलिए दोस्तों, अब अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे मैं आपको शिफ्ट करने जा रहा हूं, जहां पे हम एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। अब ये एजेंसीज क्या हैं? बेसिकली हम लोग इसमें बात करने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग लेवल पे किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज काम करती हैं। जैसे सबसे ऊंचे स्तर पे हमारी नेशनल लेवल पे हम देखेंगे, फिर हम स्टेट लेवल पे देखेंगे, साथ ही हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे देखेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटीज को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल लेवल की। मैं उम्मीद करता हूं आपने पूरा पिक्चर जो है ये अपने दिमाग में बैठा लिया होगा, क्योंकि अब मैं जूम इन कर रहा हूं उसमें, राइट। तो यहाँ पे नेशनल लेवल को देखने के लिए हमको पता है कि नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है। इस संस्था को, डेट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चेयर करते हैं हमारे भावी प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एनडीएमए को चेयर करने वाला व्यक्ति कौन है। अब ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नाम से ही देखो समझ में आ रहा है कि ये नेशनल लेवल पे डिजास्टर को मैनेजमेंट करने की अथॉरिटी है। तो ये क्या करेगी, इसका क्या काम होना चाहिए? पॉलिसी बनाएगी, प्लान बनाएगी, डायरेक्शन देगी नीचे लेवल पे कि अब आप साइक्लोन आ रहा है क्या करोगे। जैसे ओडिशा में नवीन पटनायक जी की स्टेट में साइक्लोन आ रहा है, तो मोदी जी बात कर लेंगे फटाक से फोन पे कि कैसे करने वाले हो दोस्त, तो सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, प्लान को अप्रूव करेंगे, साथ ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे
और जहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पे नेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, अब स्टेट को अलग तो नहीं छोड़ सकते ना कि ओडिशा में आ रही हमको क्या करना, नहीं, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोऑर्डिनेट करेंगे। इस चीज को करने के लिए यहां पे हमने एक संस्था को भी बनाया है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो इस चीजों की पढ़ाई करता है, हमें नई नई चीजें समझाता है। तो ये एक इंस्टीट्यूट हमने डेवलप किया है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। इसके बाद में दोस्तों नेशनल लेवल पे एक फंड बनाया गया है जिस फंड को यूज किया जाता है किसी भी ऐसी नेशनल कैलेमिटी के टाइम पे। जैसे आपने सुना होगा ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए, कोई साइक्लोन आ गया, कोई डिजास्टर आ गया तो इस स्टेट को दे दिए, तो वो यहीं से पैसा जाता है। इस फंड का नाम है एनडीआरएफ, जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। नाम से समझ में आ रहा होगा, नेशनल डिजास्टर के लिए, सॉरी रिलीफ फंड, तो नाम से समझ में आ रहा है नेशनल डिजास्टर के लिए रिलीफ देना है, उसके लिए एक फंड बनाया, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। अब ये जो फंड है, देखो ये है टेक्निकल क्वेश्चन, ये आपसे बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि ये जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है इसका पैसा कहां से आता है। तो वो आता है नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी। एक ड्यूटी क्या होती है, एक तरीके का टैक्स होता है जो कि लिवाई किया जाता है। ध्यान देना, नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी लगाई जाती है जिसके बिहाफ पे इस फंड को भरा जाता है। इस फंड को ऑडिट करने वाली संस्था कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग। इसी के साथ एपेक्स लेवल पे एक कैबिनेट कमेटी बनती है ऑन नेचुरल कैलामिटीज, जो ये कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, पॉलिसीज, प्लानिंग, डायरेक्शन देना, इन सब चीजों पे काम करती है। इसी तर्ज पे अगर मैं आपको बताऊं कि सेंटर एसडीआरएफ में, दैट इज स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा डालता है, कंट्रीब्यूट करता है। 75% पैसा एसडीआरएफ में सेंटर एलोकेट करता है जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए। वहीं अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो यह स्टेटस मिला हुआ है तो 90% कंट्रीब्यूट करेगा सेंटर। इसी के साथ साथ आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो ये सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन होता है ये क्या एक ही बार में साल के पहले तारीख कोई पैसा दे दिया जाता है क्या स्टेट्स को, तो नहीं। ये जो पैसा है ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है और ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में कितना देना है, इट विल बी डिसबर्स्ड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि फाइनेंस कमीशन का वीडियो आप जाके जरूर देखो। मैंने इतने इलेबोरेट मैनर में उसको कवर किया है जिसमें मैंने आपको सारी चीजें सिर्फ एक वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, फाइनेंस कमीशन बुद्धि अकेडमी टाइप करना है एंड यू विल फाइंड दैट वीडियो, और देखने के बाद बताना जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे मतलब नेशनल लेवल की और कुछ चीजों पे। हम नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो भी बात कर रहे थे, इसको हेड कौन करता है, हो सकता है कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार माट साहब ने तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बोला था कि प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, किसको बताया था ना अभी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, तो मैंने अथॉरिटी बताया था। ठीक है, यहां पे क्या हो गया है, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हो गई है। इसको हेड करते हैं हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है, सारे आईएएस का फादर ऑफ आईएएस, सबसे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है हमारी कंट्री का, तो ये चेयर करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, ये रिव्यू करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, किसको, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है ये कौन होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सारे नोडल ऑफिसर्स का एक ग्रुप होता है जो हर मिनिस्ट्री से लिए जाते हैं, ठीक है, जो काम को करते हैं। इसी के साथ एक और कमेटी यहां पे इन्वॉल्व होती है जिसको नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं। अब आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो जैसे ही पूछेंगे आप लगा के आ जाओगे कैबिनेट सेक्रेटरी, गलत हो जाएगा, यहां पे आएगा होम सेक्रेटरी। ठीक है, तो होम सेक्रेटरी का भी यहां पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसके बाद थोड़ी सी यहां पे, क्योंकि हम लोगों ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की चर्चा की थी, अभी बात की थी ना, देखो वापस, ये जहां पे मैंने बताया था कैग ऑडिट करता है, मैंने आपको बताया था नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंट ड्यूटी के थ्रू इसको फाइनेंस किया जाता है। तो ये जो नेशनल कैलामिटी कंटिंजेंसी फंड है, ये ध्यान रखना कि ये सेक्शन 46 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में मेंशन किया गया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 46 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इसको मेंशन किया गया है। यह आता है अंडर
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जो पैसा है ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रहता है, क्योंकि हो सकता है आपसे यूपीएससी क्वेश्चन बना के पूछे कि ये जो एनडीआरएफ का फंड है क्या ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता है, क्या ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रहता है, बोलना नहीं, ये रहता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 266 क्लॉज 2। होमवर्क आपका ये रहेगा, अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये वो दोनों कौन से आर्टिकल से निकल रहे हैं। जैसा मैंने बताया था, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को फाइनेंस किया जाता है थ्रू लिवाई ऑफ सेस, जो कि अप्रूव किया जाता है ओनली थ्रू फाइनेंस बिल। हो सकता है आपसे यूपीएससी कुछ एक ऐसा ऑप्शन बना के पूछ ले कि ये जो पैसा आप डालते हो इसमें एनडीआरएफ में, इस पे जो सेस लगाते हो, ठीक है, ये किसके थ्रू पास किया जाता है, क्या ये मनी बिल है, क्या ये ऑर्डिनरी बिल है, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये फाइनेंस बिल है। मैंने आपको फाइनेंस बिल पे भी एक इंडिविजुअल वीडियो में समझा दिया है, अगर आप चाहते हो फाइनेंस बिल 1 फाइनेंस बिल 2 के बारे में देखना तो आप सर्च करके बुद्धि एकेडमी पे देख सकते हो। उम्मीद करता हूं अभी तक हम जिस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं डेट इज अबाउट द एजेंसीज, वो आपको क्लियर हो रही होगी। जहां पे अभी तक हम लोगों ने नेशनल लेवल की चर्चा करी, किस तरीके से नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस गठित किए गए हैं, कमिटीज गठित की गई हैं जो लोग काम करते हैं। मगर यहां पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रॉट, हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि, कोल्ड वेव आने से जब फसलें खराब हो जाती है और इस फसल खराब होने को जब डिजास्टर घोषित किया जाता है तो ये किसके अंदर में आता है, और रिलीफ मेजर जो दिए जाते हैं इन सब चीजों के लिए वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि हमने अभी देख लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स काम करती है सब, हम तो वो लगा के आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ ड्रॉट, हेलस्टॉर्म और कोल्ड वेव आने पे जो रिलीफ दिया जाता है वो दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो आपको ये ध्यान रखना है, गलती मत करके आ जाना गलती से भी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, जहां पे हम स्टेट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले मैंने आपको ऊपर एक चीज मेंशन करके दी है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करो। यहां पे लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ये 10% फंड को जो उसके पास पड़ा है वो अपने लोकल कंटेक्स्ट में यूज कर सकती है। मतलब कि जैसे मान लो एक नोटिफाइड लिस्ट बनाई हुई है सेंटर ने कि ये डिजास्टर अगर आएंगे तो आपको पैसा इसमें से निकालना है, मगर किसी स्टेट को ऐसा लगता है कि ये जो डिजास्टर है इसको हमको डिजास्टर घोषित करना चाहिए, और हो सकता है कि वो डिजास्टर सेंटर की नोटिफाइड लिस्ट में ना हो, तो लोकल कंटेक्स्ट को देखते हुए, जैसे मान लो कि ओडिशा में कोई फाल्कन बर्ड जैसे कोई बर्ड आ जाए और पूरी फसलों को तबाह कर दे, एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत अच्छी है, करती नहीं है, तो क्या हो सकता है, ये लोकल कंटेक्स्ट में डिजास्टर घोषित करके 10% पैसा स्टेट निकाल लेगा, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद में स्टेट की बात करते हैं। हो सकता है यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन बना के पूछे कि अगर कोई डिजास्टर हिट करता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ध्यान रखना, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड का कॉर्पस अमाउंट होता है, जिसको मैनेज कौन करेगा। अब ये कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है, ऑफ कोर्स सी बात, क्यों, क्योंकि ये फंड स्टेट रखेगा। तो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी, अगेन फादर ऑफ आईएएस ऑफिसर, मगर कितने, स्टेट के आईएएस ऑफिसर का फादर, ठीक है। अब ये जो कॉर्पस है ये कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा इस बिहाफ पे कि उस स्टेट ने, जिसका भी ये फंड डिसाइड करना है, उस स्टेट ने पास्ट 10 ईयर्स में कितना पैसा खर्चा किया है, उनको कितने की जरूरत पड़ी, इस बिहाफ पे उनका पैसा तय किया जाता है। इसके बाद में हम और नीचे उतरते हैं, अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। अब यहां पे खुद एक कलेक्टर साहब पूरा जिम्मा संभालते हैं, इनके पास पूरी फाइनेंशियल पावर होती है। ये ट्रेजरी कोड्स और जनरल फाइनेंशियल रूल्स के बिहाफ पे पैसे को निकालते हैं और पूरी अथॉरिटी रखते हैं कि आर्म फोर्सेस को बुलवा सकते हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट कर लेते हैं पहले ही, इनको समझ में आ जाता है। देखो यहां पे प्लानिंग काम आएगी, कैसे, जैसे मान लो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आप ओडिशा में डेप्यूटेड हो,
अब आपको पता चल गया कि वहां पे साइक्लोन आ रहा है, यास साइक्लोन हिट करने वाला है, तो यास साइक्लोन के जैसे ही आपको पता चलेगा आप सब जगह फोन घुमा दोगे कि आर्म फोर्सेस चाहिए, हमको इतना बल चाहिए, आपके पास मिल जाएगा। सोचो कितनी अथॉरिटी रखता है, इसलिए तो बनना है। तो यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं बहुत अच्छे से ये पूरी एजेंसीज जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था ये मैं कर पाया हूं, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे किस तरीके से कैसे काम चलता है। बिलीव मी दोस्तों, आई हैव वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट दिस माइंड मैप, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो आप बस सिर्फ इतना करना, इसको रिवीजन अच्छे से करना। अगर आप बहुत अच्छा आंसर लिख के आओगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में, कुछ इश्यूज और कुछ सजेशन। मगर इसके पहले मैं कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो आपको प्रीलिम्स में हिट कर सकती है और मेंस में आपको लिखना पड़ेगी। जैसे सबसे पहले 1994 में जापान में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन की, कैसे करना चाहिए, देश आके मिले थे। फिर 1990 से 2000 को इंटरनेशनल डेकेड घोषित कर दिया गया था फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा डेकेड डिजास्टर रिडक्शन के लिए मेंशन किया गया है, तो 1990 से 2000। 1999 में यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्रिएट किया जाता है। 2005 से 15 तक हियोगो फ्रेमवर्क काम कर रहा था। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आपसे बस यही पूछा जाता है, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क पूछ चुका है यूपीएससी कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो किससे रिलेटेड है, तो डिजास्टर से रिलेटेड है। 2015 से 30 तक सेंडाई फ्रेमवर्क रहा है। सेंडाई कहां पे आता है ये सिटी, ये आप नीचे मुझे कमेंट में बताओगे। हो सकता है यूपीएससी आपसे ये पूछ ले कि सेंडाई फ्रेमवर्क बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है, तो बता देना नॉन बाइंडिंग है। इसी बिहाफ पे 2015 से 30 तक डिजास्टर को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसी के साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 डेट इज पेरिस अग्रीमेंट में भी डिजास्टर से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जल्दी से कवर करता हूं। सेंडाई फ्रेमवर्क जो हमने अभी बात करी, ये 2015-13 में जो नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है, इसके बिहाफ पे हमारी गवर्नमेंट ने भी हमारा फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसी के साथ हम लोग यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ में मिलके बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स में प्रॉपरली रोल्स डिफाइंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस स्टेक होल्डर का क्या रोल रहेगा और वो किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा अगर डिजास्टर आ जाता है। तो हमने नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाया हुआ है, जहां पे ऐसी जगह जो डिजास्टर प्रॉन एरिया है, वल्नरेबल एरिया है हमारे यहाँ, वहां पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और लोगों को प्रिपेयर करते हैं कि अगर डिजास्टर हिट होता है तो हाउ शुड दे रिएक्ट। इसी के साथ वी हैव इनिशिएटेड एनडीएमएस, दैट इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। ये दी जाती हैं बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बेसिकली ये सर्विसेज किस तरीके की प्रोवाइड करती हैं, ये नेटवर्क कनेक्शन का काम करती हैं। ये एक ऐसा टर्मिनल बनाने की कोशिश करती हैं जिसमें एनडीआरएफ, एनडीएमए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तीनों मिलके दैट इज इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर काम कर पाए। तो ये एक नेटवर्क क्रिएशन का काम करती है। इसके बाद आप एक स्कीम का मेंशन जरूर कर सकते हो, आपदा मित्र, है ना। इस आपदा मित्र में हमने कम्युनिटी वॉलंटियर्स तैयार किए हैं, जो स्कीम चलाई गई थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम लोग आज ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम लोग जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं, जीआईएस सर्वर के थ्रू नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्सिंग के थ्रू 50 इंपॉर्टेंट सिटीज और उसमें इनका सीज्मिक जोन डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर। इसी के साथ साथ मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम जो कि टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देयर आर स्टिल सर्टेन गैप्स विद आवर प्लानिंग प्रोसेस, विद आवर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो ये जो गैप्स हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस में, जिस कारण से हम नुकसान होता है, ये एक इशू है, बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद में हम लोग आज ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं रिस्पॉन्ड करने में देन रिस्क रिडक्शन। मतलब कि हम पहले कम काम करते हैं और डिजास्टर हिट होने के बाद में रिस्पॉन्स करना उसमें ज्यादा काम करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि रिस्क रिडक्शन की ज्यादा काम होना चाहिए। हमारे कोऑर्डिनेशन में कमी देखने को मिलती है, मतलब कि हमारा जो है नेटवर्क सेटिंग कनेक्शन किया जा रहा है बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज, इसको और ज्यादा काम करने की जरूरत है। प्लानिंग प्रोसेस में कई बार लैक्यूना मिलता है, पीपल ओरिएंटेड नहीं होती हमारी प्लानिंग, मतलब कि लोगों को साथ में लेके हम लोग काम नहीं करते हैं, जिसमें हमें जोर देने की जरूरत है।
मतलब कि यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन की जरूरत है। हमें साइंटिफिकली प्लान अडाप्टेशन की जरूरत है, मतलब कि हम लोग फॉरेस्टेशन किस तरीके से करें, अगर हम कोई प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किस तरीके से डिजास्टर प्रॉन एरिया ना बना दें हम उसको। तो हमें ऐसे प्लान अडाप्टेशन की जरूरत है जिससे हम ऐसे डिजास्टर को बहुत आसानी से झेल पाए। साथ ही हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी देखी जाती है, जैसे सिज्मिकली सिक्योर बिल्डिंग्स जो होती हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत कम है, जो हमें डिजास्टर से बचा सकती हैं। फिर कुछ सजेशंस दिए जाते हैं इन्हीं इश्यूज को लेके, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए हमको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो उसकी मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए और हर लेवल पे होना चाहिए। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कमिटमेंट्स होना चाहिए, इस रिलीफ फंड को हमें हमेशा बरकरार रखना चाहिए, सफिशिएंट रखना चाहिए कि हम इससे निपट पाएं। हमें लोकल कैपेसिटी को बिल्डअप करना पड़ेगा, इनके पार्टनरशिप की हमें जरूरत है, इन्हीं के थ्रू हम लोग और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। देयर इज अर्जेंट नीड टू पुट फंड्स इनटू ऑपरेशन। बहुत बार देखा जाता है कि कई स्टेट्स जो है वो अपने डिजास्टर रिलीफ फंड को वापस रिन्यू करती ही नहीं है, और साथ ही साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को भी रिवाइज करने की जरूरत है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट के इस टॉपिक को करवाते हुए मैंने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करिए हैं। कमेंट में जरूर बताना हाउ यू लाइक दिस लेक्चर। आपने जितने भी पॉइंट्स मेरे साथ डिस्कशन में पढ़े आपको कैसा लगा, क्या आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि यू वुड बी एबल नाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट, जरूर बताएं। सो इन द एंड आई एम एंडिंग दिस लेक्चर on a very happy note. Stay tuned with me for the future lectures for this UPSC mains answer writing and prelims. In the end, keep shining. Have a good day.